हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का इकाई 3 अभ्यास 3D पूर्णांक 3D के लिए तैयारी करेंगे। इसमें क्या है, पूर्णांकों की गुणन संक्रिया। पहले हम इसके नियमों को जान लेते हैं। गुणन संक्रिया में क्या है, गुणन संक्रिया हम जानते हैं बच्चों, बार बार जोड़ने की क्रिया को कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणे माइनस का 2, 4 गुणे माइनस 2 यानी कि हम -2 को 4 बार लिखेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि -2 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 2, एक बार और ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और लास्ट वाला भी माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 और 8, माइनस का कितना आ गया, ये आपका 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं। 3 गुणे माइनस का 5 यानी -5 का 3 गुना। तो -5 का 3 गुना, इसका क्या मतलब हुआ कि -5 को हम 3 बार जोड़ दें। तो देखिए ज़रा, -5 प्लस माइनस -5 और फिर ये भी हो जाएगा -5, तो कितना हो गया, -15 आ गया निकल के। हम इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर ये जो -8 लिखा हुआ है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर संख्या लिखी है 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये दोनों आ गए। उसके बाद जो यहाँ 15 लिखा हुआ है, उसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और ये देखो 3 और 5 है, तो ये कितना है, 3 पंजे 15, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये गुणन संक्रिया क्या है, बार बार जोड़ने की क्रिया है। अब आगे चलते हैं। इसी क्रम में बच्चों अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर लिया हुआ है एक हमारा ये क्या है, -3 है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और एक ये 4 है। अगर हम इसकी जगह बदल दें, यानी कि 4 को हम पहले रख दें, -3 को बाद में रख दें, तो इसमें कोई फ़र्क आएगा, देखते हैं। -3 और प्लस का निशान, -3, क्योंकि अब हमें इसे 4 बार जोड़ना होगा, -3 और फिर एक बार -3। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस -3 -3 और -3 कितना हो जाएगा, 6 9 और 12 ये आ गया। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो इसमें परिणाम क्या निकल के आया, इसमें परिणाम ये निकल के आया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक यदि आपस में गुणा किया जाए, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया और एक कैसा हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसका अगर आपस में गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों के जो निरपेक्ष मान हैं, उनके गुणनफल में क्या होगा, हमें उसके पहले माइनस का निशान लगाना होगा। इसमें बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, अब यदि 2 पूर्णांक धनात्मक हैं तो क्या होगा, तो वे भी पूर्ण संख्याएं ही हैं और उनका जो गुणनफल है वो भी एक पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की भांति ही हम ज्ञात करते हैं। यहाँ लिया है मैंने प्लस का 7 है और गुणा किया है किसका, प्लस का 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये प्लस का तो रहेगा ही। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वापस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके आगे दूसरा क्या दिया है, यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का हमें गुणनफल निकालना है, तो हमने यहाँ पर 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए हैं, -2 और -4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार लिखना है हमको 4 को, और माइनस माइनस कितना हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक पैटर्न में हम 2 ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका हम निकालते हैं मान कि कैसे क्या आने वाला है। इसका देखते हैं कहाँ से मान आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं धनात्मक से। तो यदि हम 2 से ले लें या 3 से ले लेते तब भी 2 से ले लेते हैं, तो कितना हो जाने वाला है, ये जैसे -4 और -4, इसको 2 बार लिखेंगे, तो -4 कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाने वाला है। अगर यहाँ पर हम 1 लिख दें और फिर उसके बाद यहाँ करें तो कितना हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 0 रख देते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक लेना शुरू करें, यहाँ से यहाँ -1 कर दें, कितना कर दें, -1 और -4, तो कितना हो जाएगा, ये 1 और 4 ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये 4 रह जाएगा। अब यहाँ पर हम -2 ले लेते हैं, -2 लेने पर क्या होगा, ये 2 बार इसका आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये
धनात्मक में 8 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस का 3 लेते हैं जो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर ये देखिए क्रम चल रहा है। यहाँ पर देखिए पहले ऋणात्मक आया, फिर ऋणात्मक आया, फिर शून्य हुआ और उसके बाद में ये धनात्मक होना शुरू हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये धनात्मक में 12 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि ऋणात्मक पूर्णांक का एक ऋणात्मक पूर्णांक का दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से यदि हम गुणा करते हैं तो जो परिणाम आएगा वह एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है। ये बच्चों आपका अब आ रहा है गुणन की संक्रिया को किस पे दर्शाना? संख्या रेखा की सहायता से गुणन संक्रिया को हम देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर लिखा है 4 गुणे माइनस का 4। इसका मतलब उत्तर कितना आने वाला है? हमारा उत्तर आएगा माइनस का 16। इसका मतलब है -4 का 4 बराबर विस्थापन करने हैं हमें -4 के। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे जैसे कि हम, तो -4 के 4 बराबर विस्थापन कैसे होंगे? 16 तक आना है हमें। देखिए 1 2 3 और 4। तो -4 के 4 विस्थापन करें हम तो देखिएगा 1, उसके बाद में यहीं से उठेंगे हम 2, उसके बाद में यहाँ से 3 और ये 4। ये 4 विस्थापन हो गए। और उसके बाद में अब यहाँ पे क्या दिया है? 3 गुणे -4 यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 3 बराबर के विस्थापन -4 के। तो यहीं से फिर चलते हैं हम। 1 पहला विस्थापन हो गया दूसरे के लिए ये, उसके बाद में 2 और उसके बाद में ये 3। ये देखिए पहले राउंड में हम कहाँ आए थे? -16 पे आ गए थे। अभी हम कहाँ आ गए? -12 पर आ गए। जब 2 गुणे -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8, यानी कि -4 के 2 बराबर के विस्थापन। देखिएगा ये देखिए पहला कर्व ये आया हमारा इस तरीके से, और उसके बाद में यहीं से हम दूसरा कर्व उठाएंगे। ये देखिए हम कहाँ आ गए? हम -8 पर आ गए। जब 1 के लिए लेंगे तो केवल एक बार हम बराबर विस्थापन पे कहाँ आएंगे? -4 पर हम आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे एक धनात्मक था एक ऋणात्मक था। अभी यहाँ पर दोनों ऋणात्मक हो चुके हैं। दोनों ऋणात्मक जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये +8 आएगा। +8 का मतलब यानी कि -4 के +8 के लिए जाएंगे तो इसमें प्लस हो जाने वाला है। 4 के विस्थापन 2। तो ये देखिए धनात्मक भी हमने यहीं पर लिखा हुआ है। तो जैसे एक बार यहाँ गए तो एक बार यहाँ गए। ये देखिए 2 विस्थापन +8 पे। अगर 3 के लिए लेते हैं तो 4 तिया कितना हो जाने वाला है? 12 हो जाएगा। तो इसमें 3 विस्थापन लेने हैं हमें। तो कैसे आएगा? ये भी ऐसे ही आएगा। 1 है 2 है और ये देखिए 3 +12 पे। इसी तरह से अगर हम 4 का कर देंगे तो हम 16 पर आ जाएंगे। तो ये है संख्या रेखा की सहायता से आपकी गुणन संक्रिया को दर्शाना। अच्छा रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों? 2 पॉजिटिव पूर्णांक अगर हम उनका गुणा कर देते हैं आपस में तो वो प्लस में ही आएंगे। और इसी तरीके से यदि हम 2 नेगेटिव पूर्णांकों का आपस में गुणा कर देते हैं तो गुणा संक्रिया में हमें वो भी धनात्मक, यानी दोनों में ही हमें क्या मिलने वाला है? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। चाहे वो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणा हो, चाहे दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा हो, जो हमें उत्तर मिलेगा वह भी क्या होगा? दोनों ही धनात्मक पूर्णांकों में ही हमें मिलेगा। तो ये थे आपके पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया के नियम, क्रिया के जो प्रगुण आएंगे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गुणन संक्रिया को हमने समझ लिया है पूर्णांकों की, लेकिन गुणन संक्रिया के जो प्रगुण हैं उन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों हमें पता है कि नियम जो है समझने में बोरियत होती है, लेकिन अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमें जो सवाल है, अभ्यास है, जो उसके नियम हैं उनको जानने से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया के समस्त प्रगुण, जितने भी प्रगुण बच्चों हम बताने वाले हैं अभी, वो पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के लिए पूर्णतः सत्य हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें प्रगुण जितने भी आएंगे बस केवल उनको हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि वो किस प्रकार से सत्य हैं। पहला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, पहला इसका प्रगुण दिया हुआ है, कह रहे हैं कि किन्हीं 2 पूर्णांकों का जो गुणनफल है वह भी एक पूर्णांक होता है। तो पहला चलते हैं, इसमें जानते हैं कि किन्हीं 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। हम कोई से भी 2 पूर्णांक उठा लेते हैं, कोई भी, तो उसमें चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वह भी हमारा एक पूर्णांक ही होगा। ये इसका पहला प्रगुण है। दूसरा क्या कहता है कि गुणन संक्रिया में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। जैसे हम इसी को लेते हैं, -3 गुणे +2 हमने कर दिया, चाहे +2
गुणे -3 कर दिया तो कितना आने वाला है? उत्तर या परिणाम हमारा वही आने वाला है। क्रम विनिमय के लिए भी ये प्रगुण सत्य है। हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रगुण क्या कहता है? तीसरे प्रगुण में यदि कोई 3 पूर्णांक हम ले लेते हैं जिसमें पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई एक साथ और तीसरे को हम बाद में मल्टीप्लाई करें, तो देखते हैं इसमें 3 दूनी 6 माइनस का और गुणे 5, तो कितना हो जाएगा ये? -30। चलिए अगले राउंड में हम इसको बाहर कर देते हैं और 3 और 5 यानी दूसरी और तीसरे पूर्णांक को हम अंदर ले लेते हैं। पहले वाले पूर्णांक को बाहर कर दिया हमने। -2 गुणे 5 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये फिर भी 30 हो जाएगा। इसके आंसर में कोई भी अंतर नहीं आया। यानी कि यदि 3 पूर्णांकों को हम लेते हैं और उनको हम 2 को एक साथ और बाद में गुणा करते हैं, तब भी उनके उत्तरों में कोई फर्क नहीं होता। यह इसका तीसरा प्रगुण था। चौथा प्रगुण क्या कहता है? किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? परिणाम हमें 0 ही मिलने वाला है। देखिए, जैसे एक बार हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, उसमें 0 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा? ये 0 होने वाला है। तो ये इसका चौथा प्रगुण हो चुका है। इसका पांचवा प्रगुण क्या कहता है? कि किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर हमें वही पूर्णांक वापस मिलेगा। यदि मैं इसमें गुणा कर दूं तो कितना आने वाला है? -2 आ जाएगा। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक में गुणा कर दे तब भी हमें धनात्मक ही मिलने वाला है। यानी कि हमें वही पूर्णांक वापस मिल जाएगा यदि किसी पूर्णांक में हम 1 का गुणा करते हैं। तो ये इसका पांचवा प्रगुण था जो इसके लिए सत्य है। छठवां प्रगुण क्या है? योगात्मक प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना है किसी भी पूर्णांक का, तो कैसे? उसमें -1 का गुणा करेंगे। जैसे 3 है, 3 दिया हुआ है हमें, यहाँ पर एक पूर्णांक हमने लिया है, इसका हम निकालना चाहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या करें? हम इसमें -1 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये 3 का योगात्मक प्रतिलोम है। यानी कि अगर हम 5 ले लें, -5 ले लें, माइनस में कोई पूर्णांक ले लें, इसमें हम -1 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये धनात्मक प्लस का 5 हो जाएगा। ये देखिए -5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना आ गया? यहाँ पर प्लस का आ चुका है। तो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए -1 का गुणा कर देते हैं तो हमें उसका योगात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। ये इसका छठा प्रगुण था। अगला है इसका सातवां प्रगुण। क्या है? इसमें 2 हैं। पहला पूर्णांक गुणे ब्रैकेट के अंदर दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक से गुणा हो जाएगा प्लस पहले का फिर तीसरे से गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक और उसके बाद में प्लस का निशान, पहला पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक और तीसरा। तो इसमें क्या होना चाहिए? ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ले लिया -2 और उसके बाद में यहाँ गुणे का निशान लगा दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, 4, कुछ भी ले लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, -2 गुणे 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 दूनी 14 माइनस का आ गया। अगर इसको हम इस तरीके से रख दें, -2 गुणे 3 और प्लस का निशान -2 गुणे 4, 3 दूनी 6 माइनस का और प्लस माइनस 4 दूनी 8। तो देखिए कितना आ गया? ये -14। यानी कि ये वाला प्रगुण भी इसके लिए सत्य है, ये इसके बराबर है। अब हम माइनस में लेते हैं, पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक माइनस का तीसरा पूर्णांक। अब ये माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से गुणा कर देंगे और उसके बाद में माइनस का निशान आ जाएगा, पहला तीसरे से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक और माइनस का निशान, पहला पूर्णांक और यहाँ पर आ जाएगा तीसरा पूर्णांक का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम कोई से भी पूर्णांक ले लेते हैं। यहाँ पर ले लें, जैसे -3 लगाना है तो देखिएगा, तो -3 गुणे ये कितना बचा? 1 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया? -3 आ गया। अगर हम इसको उस तरीके से लिख दें, -3 गुणे 7, माइनस का निशान, -3 गुणे -6, तो देखिए ज़रा 7 या 21 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस और प्लस हो जाएंगे तो कितना? माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा? 18। तो कितना बचा? ये -3, ये भी बचा। यानी कि इस फॉर्मूले के लिए भी ये प्रगुण के लिए सत्य है, गुणन की संक्रिया।
तो ये बच्चों आपके गुणन संक्रिया के सभी प्रगुण भी हो गए हैं पूरे। ये इसके नियम 3D पूर्णांक के लिए हैं, अभ्यास के लिए। अब हम इसके सवाल लगाएंगे, अभ्यास लगाएंगे, जो कि अब हम दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है। दूसरा वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ दे देंगे आपको, ताकि आप नियम इसके अलग समझ सकें और लगा सकें। तो 3D अभ्यास जो अब हमारा लगेगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप ये सवाल सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।